आपने कुछ नोटिस किया? शार्क टैंक में तो देखा ही होगा, आजकल हर रोज ही नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग परसेंटेज में देखें तो स्टार्टअप शुरू होने वाले कम और बंद होने वाले ज्यादा है। जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है तब वो सो कॉल्ड इन्वेंटर खुद से अपना सामान बनाने लग जाता है और अपने आप को वर्ल्ड क्लास एक इन्वेंटर दिखाता है। एआई के जमाने में ये तो भूल ही जाता है कि इन्वेंशन तो सिर्फ 4 दिन चलनी है। बाद में स्टिफ कंपटीशन होने के कारण या फिर कस्टमर की चॉइस बदलने के कारण बिजनेस तो वाइंड अप हो ही जाता है। बना हुआ मटेरियल तो फैक्ट्री में ही रह जाता है क्योंकि कोई और कॉम्पिटिटर सप्लाई कर देता है या फिर कस्टमर ही किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है। प्रोडक्ट तो छोड़ो, अब तो सर्विसेज की भी क्या बात करें। अब तो बॉलीवुड भी परेशान है। घर घर में एपिसोड बनते हैं तो उससे बॉलीवुड की भी कमर टूट गई है। कस्टमर खुद कंफ्यूज है, कभी वो बिग बॉस देखता है, कभी स्प्लिट्स विला, कभी एल्विश भाई, तो कभी ध्रुव राठी। बॉलीवुड का तो नंबर ही नहीं आ रहा। बाकी बची कुची साउथ इंडियन इंडस्ट्री ले गई। उधर इन्वेस्टर भी परेशान है। बैंक में पड़ा पैसा सेफ तो था, स्टार्टअप के चक्कर में ना तो एग्जिट मिला बल्कि इन्वेस्टमेंट भी गोल होगी। इस डिफिकल्ट सिचुएशन का क्या सॉल्यूशन है? कुछ समझ में आ रहा है मिस्टर जय मल्होत्रा साहब? कुछ समझ में आ रहा है? कहानी तब से शुरू होती है जब माँ बाप एक कीड़ा बोते हैं हमारे दिमाग में, मेरा लल्ला तो आइंस्टाइन बनेगा, इन्वेंटर बनेगा। और ये लल्ला बड़ा होके तो इन्वेंटर बन जाता है और अपने आप को 10 लाख में एक समझता है। लेकिन सच तो ये है, कस्टमर के आगे तो 10 लाख इन्वेंटर खड़े होते हैं। आइए समझते हैं प्रॉब्लम किधर है और बाद में इस इन्वेंटर लल्ला को थोड़ा फाइनेंशियल और मार्केटिंग भी समझा देंगे। क्रिप्टो करेंसी नाम सुना है? ना रूल्स ब्रेक करने को नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूँ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। आइए समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करो, इनिशियली उस बिजनेस को खुद से डेवलप करो। जैसे ही बिजनेस ग्रो करना शुरू करे, उसके कंपोनेंट्स को स्प्लिट करना शुरू कर दो। जैसे मोबाइल बनाना है तो बैटरी कहीं से बनवाओ, कैमरा कहीं से बनवाओ, बॉडी कहीं से बनवाओ, चिप्स कहीं से बनवाओ, वगैरह वगैरह। अगर कोई कपड़ा हो तो डिजाइन कहीं से, धागा कहीं से और स्टिचिंग कहीं से। आइए जानते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं। नो मेंटल प्रेशर, क्योंकि वर्क डिवाइडेड है और थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर वेंडर माल बना के तो दे ही रहा है। लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और सैलरी, इन सब की चिक से थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर करके बच गए। अगर बड़ा ऑर्डर आ भी जाए तो सेम क्वालिटी और सेम डिजाइन बनाने के लिए सारे वेंडर्स को बांट दो। पहला, इससे आपका बिजनेस स्पीड अप हो जाएगा। साथ ही जब अलग अलग वेंडर्स इन्वॉल्व होंगे तो कंपटीशन होने के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर एक वेंडर के प्लांट में प्रॉब्लम आ भी गई तो बाकी वेंडर्स बैलेंस ऑर्डर संभाल लेंगे। बिजनेस को एडवांस पेमेंट में रखो और वेंडर्स को पहले से ही कह दो कि जब हमारे पास ऑर्डर होगा तभी तुम्हें ऑर्डर मिलेगा। जब तक कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तब तक कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर कोई वेंडर कहता है कि मटेरियल उठाना ही पड़ेगा चाहे सेल होना हो। यहीं आप गलत हो। आपने वेंडर तो सही चूज किया पर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस गलत रख ली। एक तो आपने वेंडर को लीस्ट रेट पे सेट किया, ऊपर से पेमेंट भी डिले देंगे। मैं कहना नहीं चाहता पर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वेंडर कोई बेवकूफ तो है नहीं। आप एडवांस पेमेंट दो और ज्यादा सस्ते के चक्कर में ना पड़ो। इससे आपका वेंडर भी खुश रहेगा और आपके ऊपर इन्वेंट्री का लोड भी नहीं आएगा। और उधर जब क्लाइंट को टाइम पे मटेरियल मिलेगा तो सेल्स भी बूस्ट होने वाली है। मेरा यकीन माने, अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी लगाएंगे तो वेंडर भी आपको सही रेट देगा। कोई वेंडर बल्क सेल वाले क्लाइंट को खोना नहीं चाहता, खासकर वो जो एडवांस पेमेंट देता हो। अगर हमने चाइना के काफी सॉफ्टवेयर्स को बैन कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी स्ट्रैटेजीज भी चली गई। वहां ऐसा ही होता है, हर एक प्रोडक्ट के पार्ट्स अलग अलग वेंडर बनाता है।
और वो भी बल्क लेवल पे। इससे एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, और अगर कोई लेबर नखरा करे तो उसे जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनके लेबर को ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। उनको बस वेंडर के बनाए गए प्रोसेस को फॉलो करना होता है। जितने जल्दी इंडिया में स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, मेरा यकीन माने, अगर डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेटेजी को बिजनेस में डाला तो लॉस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं वेंडर टू वेंडर प्रोडक्ट तैयार कराने के। मैंने स्टार्ट में ही कहा था, नो इन्वेंट्री। आइए इसका मतलब समझते हैं। हम कई कंपनीज का एग्जांपल ले सकते हैं जो खुद से प्रोडक्शन करती हैं। जॉब्स और सैलरीज को जस्टिफाई करने के लिए प्लांट को हर रोज चलाना पड़ता है, और मशीन एक तो जंग ना खाए और रॉ मटेरियल खराब ना हो जाए, इसके लिए भी मशीन को हर रोज चलाना पड़ता है। और स्टॉक रखने की तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। या तो टेक्नोलॉजी चेंज हो या फिर कस्टमर को बेहतर प्रोडक्ट मिल जाए। कस्टमर ऐसे चेंज करता है, इसे ही तो कंपटीशन कहते हैं। और कंपनी की कमर टूटना भी। नोकिया, कोडैक, ऐसी कितनी कंपनीज इस विशाल चक्रव्यूह में फंस गई। और एसेट लाइट मॉडल कंपनीज जो अपने वेंडर से क्वालिटी प्रोडक्ट बनवा रही थी, इजीली टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण या फिर कस्टमर के टेस्ट चेंज होने के कारण चेंज हो गई। कुछ समझ में आ रहा है मैनचेस्टर जयवंत डोगरा साहब? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको? एसेट लाइट मॉडल की बात हो रही है इधर। जो कंपनीज इस रूल को फॉलो करती हैं, उनके कई बेनिफिट्स हैं। एडवांस पेमेंट है, इसलिए वेंडर हमेशा अवेलेबल है। हाई सेल्स, क्योंकि आप कस्टमर के हिसाब से मटेरियल बनाते हैं। मार्केट से पेमेंट एडवांस आती है, क्योंकि आपका माल भी जल्दी बिकता है। बोट का ये एग्जांपल ले लो, लेटेस्ट डिजाइन एंड एसेट लाइट मॉडल कंपनी। एडवांस पेमेंट के चक्कर में वेंडर कॉम्पिटिटिव रेट भी देता है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता। मेजर एडवांटेज, मटेरियल अलग अलग जगह बनवाने से आपका कंपटीशन भी कम रहता है, बिकॉज आपको compete करने के लिए आपके कंपटीशन को आपके वेंडर के पास जाना होगा। और अगर वेंडर मिल भी गया तो आपकी फेवरेबल कंडीशंस, जैसे कि एडवांस पेमेंट, बल्क ऑर्डर, कंपटीशन तो उल्टे पैर ही वापस आ जाएगा। लास्टली, आपका एसेट लाइट मॉडल में फोकस प्रोडक्शन के प्रॉब्लम को संभालने की जगह काम को सही तरह बांटने में लग जाएगा, और आपका ज्यादातर टाइम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस में लगेगा, जिसकी कमी के कारण ज्यादातर कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं या होने की कगार पे होती हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पहले बिजनेसमैन की सोच को समझो। बिजनेस इन्वेंटर बनने से या फर्स्ट कमर बनने से नहीं, बल्कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन से बनते हैं। सो इन्वेंटरी का लोड लेके और इन्वेस्टमेंट उठा के कोई ज्यादा झंडा नहीं करने वाला। सेल होगी तभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। आज का वीडियो उन सभी 18 से 30 साल के नौजवानों के लिए है जो स्टार्टअप बनाने में लगे हैं, और कईयों ने तो इतने साल बिगाड़ भी दिए आइंस्टाइन बनने के चक्कर में। बट या तो प्रोडक्ट कभी लॉन्च ही नहीं हुआ, या फिर कंपटीशन ने उसे क्रैक कर दिया और कंपटीशन खुद को बेटर पोजीशन में ले गए। अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो मेरा कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने बंद तो कर ही रखा है, बट लाइक शेयर करके मेरा काम चल जाएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो नए इंडिया की जरूरत है। हर कोई कामयाब हो सकता है, पर कामयाब वही होता है जिसे टाइमली इंफॉर्मेशन मिले। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर।